नमस्कार दोस्तों, हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को बायोलॉजी फाउंडेशन में बायोलॉजी का जो क्लास चल रहा था, इस 5वें लेक्चर में मैं आप लोगों को उसके आगे जो रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। यह सभी एग्ज़ामों के लिए है, चाहे जो कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में बायोलॉजी से पूछा जाता है क्वेश्चन। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे पढ़ाते हैं। देखिए, अगर किसी कोशिका के बाहर दीवार नहीं है तो वह जंतु कोशिका है या पादप। तो हम जानते हैं कि कोशिका के बाहर जो है दीवार, वह जंतु कोशिका में नहीं होता है। दीवार के मतलब होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है पौधों की कोशिका में होता है, पेड़ पौधों। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह कोशिका ये की जो होगी यह जंतु कोशिका होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यह जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका के कुछ हम आपको सेल दिखा रहे हैं, कोशिका दिखा रहे हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है जो कि एटीएस होता है, ईआर होता है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सी होता है यानी सेंट्रोसोम होता है, एल यानी लाइसोसोम होता है, भी यानी वैक्यूल्स यानी पानी को स्टोर करता है, जी यानी गोल्जी बॉडी होता है परिवहन जो ऊर्जा को ले आने में कम करता है। अब देखिए ई न्यूक्लियस है, और हम जानते हैं कि जंतु कोशिका के बाहर के न्यूक्लियस के बाहर एक इन्वॉल्व होता है, इस तरह से इसको हम कवर कर सकते हैं, और इस न्यूक्लियस अंदर होता है। न्यूक्लियस में बहुत सारे चीज़ तैरते हैं, तो हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ याद रखिएगा, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया और उन्होंने जूम करके देखा तो उनके अंदर कुछ लिक्विड तैर रहा था, कुछ लिक्विड जैसा तैर रहा था। रॉबर्ट ब्राउन को लगा होगा कुछ होगा, तो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज करके चले गए। यानी उन्हें लगा कि हो सकता है कुछ होगा, तैर रहा होगा। वो ध्यान नहीं दिए और उसका खोज नहीं किए, उसी पर वो छोड़ के चले गए। ठीक है, एक दूसरा वैज्ञानिक और आया और देखा कि तैर रहा जो है न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड जैसा तैर रहा है कौन चीज़ है। न्यूक्लियस के अंदर या तो उसके तो क्या किया उन्होंने, न्यूक्लियस के अंदर जो भी तैर रहा था उसको उन्होंने जूम करके देखा, निकाला उससे बाहर, न्यूक्लियस से बाहर निकाल कर उसे जूम करके देखा तो उसको रिंच जैसा कुछ इसमें नज़र आ रहा था। ठीक है, इसमें और इसका नाम उन्होंने क्रोमोसोम दिया, यानी क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसकी खोज वाल्डेयर ने किया। इसकी खोज किसने किया? वाल्डेयर ने। यानी रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किए, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज किए और उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ लिक्विड जैसा तैर रहा है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कहा होगा कुछ तैर रहा होगा। तो उसके बाद एक उनके साथी जो हैं वो भी आए और देखे कि भाई क्या है। तो उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस के अंदर से जो चीज़ तैर रहा था उसको बाहर निकाला, और बाहर निकाला तो देखा कि वो रिंच जैसा है, यानी सलाही रिंच की जैसा। देखिए इस तरह से कुछ आकृति है उसका। ठीक है, रिंच की तरह, रिंच जैसा है। और उन्होंने क्या किया, इनका नाम क्या रखा? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। क्या रखा? क्रोमोसोम। और देखा कि इस तरह के 23 जोड़े क्रोमोसोम थे इस न्यूक्लियस के अंदर। कितने जोड़े क्रोमोसोम थे? तो 23 जोड़े क्रोमोसोम थे। ठीक है, और जोड़ा में मतलब एक, जैसे यहाँ से आधा आधा करेंगे तो एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर। ठीक है, तो इस 23 जोड़े थे और संख्या में कितने थे? 46 थे। तो गुणसूत्र की खोज किसने किया? क्वेश्चन आ सकता है। तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया और इस तरह के 23 जोड़ा उन्होंने देखा उस न्यूक्लियस के अंदर तैरते हुए। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो अभी हम आपको बताए हैं कि गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, नोट थोड़ा सा समझने वाला बात होता है, ध्यान देने वाला बात होता है। देखिए आगे जो वैज्ञानिक सब आए उसने
कहा कि गुणसूत्र क्या चीज़ है, चलो इसको नोच कर देखते हैं। और जब उन्होंने इसे नोचा तो देखा तो सब पूरा के पूरा स्प्रिंग जैसा दिखाई दिया, स्प्रिंग जैसा निकल गया, और इसी स्प्रिंग को कहा जाता है डीएनए। ठीक है, इस तरह से उसकी संरचना कुछ हम दिखा रहे हैं। देखिए, यानी आगे वाल्डियर ने तो क्रोमोसोम की खोज करके चले गए, तो इन्होंने क्या किया, इसको नोच के नहीं देखे। तो फिर दूसरा वैज्ञानिक जो आया, तो दूसरा वैज्ञानिक क्या कहा कि भाई ये इस तरह के जो क्रोमोसोम है इसमें है क्या, चलिए इसके नोच के देखते हैं। तो इसने क्या किया, एक जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया, इसको नोच दिया, और नोच के जब खींचे ताने तो देखा कि इस तरह से कुछ संरचना नज़र आया। ठीक है, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, डीएनए नाम दिया। ठीक है, थोड़ा सा और तान दिया तो वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले डीएनए किसने देखा था, क्वेश्चन आता है। तो बताएंगे सबसे पहले डीएनए कार्ल्सबर्ग ने देखा था। क्वेश्चन आए कि सबसे पहले डीएनए किसने देखा था, तो सबसे पहले डीएनए कार्ल्सबर्ग ने देखा था। क्वेश्चन यह भी आएगा कि डीएनए का डिज़ाइन किसने किया था, तो डीएनए का डिज़ाइन सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने तैयार किया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अभी तो हम बताए हैं कि यही क्रोमोसोम है, जिसको कुछ आगे जो वैज्ञानिक है इसको नोच कर तान कर देखे। ठीक है, और इसको कहा गया डीएनए, और डीएनए को कुछ और खींच दिया गया। एक जोहानसन वैज्ञानिक आया, तो इतना पर ले कौन छोड़ के चला गया, वाल्डियर ने इतना ही पर छोड़ दिया और चला गया, और उसका नाम दिया डीएनए। और उसके बाद जब एक और वैज्ञानिक आया जोहानसन, तो उन्होंने क्या किया, एक इसमें से और खींच के तान के देखा कि इसके अंदर है क्या। तो उन्होंने जब इसको खींचा तो कुछ इस तरह से संरचना आया, और ये जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है यानी जीन है, इसको क्या कहते हैं हम, जीन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जीन। ठीक है, तो जीन की खोज किसने किया था, तो जोहानसन, वैज्ञानिक का नाम है जोहानसन। तब बड़ी कोई चीज़ यदि भुला जाता है तो गांव देहात में लोग कहते हैं जोह दो, जोहना मतलब बड़ी दिक्कत से इन्होंने जोहा था, बहुत कष्ट से इन्होंने जोहा था, इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया जीन। और जीन की खोज किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि जीन के अंदर क्या होता है, तो देखिए अभी बताए हैं कि जीन के अंदर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ATGC सी है, ATGC। एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एडेनिन और ग्वानिन को हम प्यूरिन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्यूरिन कहते हैं। थाइमिन और साइटोसिन को हम क्या कहते हैं, थाइमिन और साइटोसिन को पाइरेडिमिन, रेडेमिन। ठीक है, पाइरेडिमिन। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। न्यूक्लियस के अंदर के द्रव को क्या कहा जाता है, तो देखिए कोशिका के अंदर के द्रव को हम जान रहे थे, कोशिका द्रव कहते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर के द्रव को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर के द्रव को हम केंद्रिका द्रव कहेंगे। न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रिका, तो केंद्रिका द्रव कहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस अम्ल किसे कहते हैं, या कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर के एसिड को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, अब क्वेश्चन होगा कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार की होती है, तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम RNA कहते हैं। दूसरा होता है हमारा DNA यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, DNA को पहली बार किसने देखा था, तभी तुरंत मैंने आपको बताया है, DNA को सबसे पहले बार कार्ल्सबर्ग ने देखा। DNA को किसने डिज़ाइन किया था, तो DNA को वाटसन एंड क्रिक ने डिज़ाइन दिया था। ठीक है, देखिए कोशिका यानी सेल, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। एक आता है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरा आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए याद करने का तरीका है, यूकैरियोटिक कोशिका में
जितने सारे भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो सब आएंगे, क्योंकि हमारी आँखों से जो चीज़ दिखाई देता है उसको हम यूकैरियोटिक कोशिका में रखते हैं, ठीक है। और जितने सारे जो चीज़ हैं, कीड़े मकोड़े में आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, विषाणु आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा, जो हमारे आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, हम उन्हें किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वे सभी को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, यानी अविकसित कोशिका। और यूकैरियोटिक यानी हम लोगों का ना, जंतुओं का, पेड़ पौधों का, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यानी यूकैरियोटिक है, यानी विकसित कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आता है जंतु कोशिका, दूसरा होता है पादप कोशिका, ठीक है। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया है कि मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, और संख्या में क्या हो जाते हैं, ये 46 हो जाते हैं, 23 दूना 46। केंद्रक के अंदर क्या भरा होता है? तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका द्रव पाया जाता है या द्रव भरा होता है? देखिए, हम यदि संरचना बताएं तो देखिए यहाँ से प्रोटोप्लाज्म मतलब हम कहते हैं जीव द्रव, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म हमारा 2 प्रकार के होते हैं, एक साइटोप्लाज्म जिसको हम कोशिका द्रव कहते हैं, दूसरा हमारा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव। तो कोशिका के अंदर जो गाढ़े द्रव होता है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं, और न्यूक्लियस यानी केंद्र के अंदर जो गाढ़े द्रव होते हैं उसे हम केंद्रिका द्रव कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिला के ही हम कहते हैं क्या, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, यानी क्रोमोसोम के अंदर? तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और डीएनए को हम थोड़ा सा और नोचेंगे तो डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? तो डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। और जीन की खोज किसने किया था? तो जीन की खोज जोहानसन ने किया था, बड़ी मुश्किल से जोहा था, इसलिए जोहानसन जीन ने जीन की खोज की। जीन के अंदर क्या पाया जाता है? तभी हमने आपको बताया है कि जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, ठीक है। नोट याद रखिएगा, केंद्रिका के अंदर पाए जाने वाले अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ग्राम। न्यूक्लिक एसिड जो हमारा होता है यानी केंद्रक अम्ल, तो न्यूक्लिक एसिड हमारा 2 प्रकार का होता है, एक आरएनए होता है, दूसरा डीएनए होता है। डीएनए पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, मानव जो हमारे आँख से दिखाई देते हैं उसमें डीएनए पाया जाता है, और डीएनए में डबल लेयर होता है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा संरचना देखिए, इसका जो डबल लेयर होता है, ठीक है, इस लेयर के अंदर क्या होता है, ये सब जीन होता है, ठीक है। और आरएनए में होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें सिंगल लेयर होता है। इस तरह से जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, विषाणु हैं, इस सब में क्या होता है, सिंगल लेयर पाया जाता है, यानी आरएनए पाया जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये होता है डबल है, इसीलिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल एक्चुअल में 2 प्रकार के होते हैं, अभी हमने बताया है कि एक आरएनए दूसरा डीएनए, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल एक्चुअल में क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल एक्चुअल में एसिड है, ठीक है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डीएनए की संरचना बहुत ही जटिल होती है। क्वेश्चन, डीएनए को पहली बार किसने देखा था? तो डीएनए को पहली बार कार्ल्स बर्ग ने देखा था, ठीक है। डीएनए की डिजाइन किसने किया था? तो डीएनए की डिजाइन वाटसन एंड क्रिक ने किया था, ठीक है। डीएनए को प्रयोगशाला में ले जाकर चेंज किसने किया था? तो डीएनए को प्रयोगशाला में ले जाकर चेंज हरगोविंद खुराना ने किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि डीएनए को प्रयोगशाला में ले जाकर किसने चेंज किया था? तो डीएनए को प्रयोगशाला में ले जाकर हरगोविंद खुराना ने किया था, ठीक है। डीएनए किसका बना होता है? तो देखिए, हम अभी बताए हैं कि डीएनए जो है ना, पॉली यानी बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनता है। बहुत से हम क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या में पाया जाता है उसको हम पॉली कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड बहुत से मिला था, इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए की संरचना पॉली न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। देखिए, डीएनए किसका बना होता है? तो डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन हम बना दिए हैं।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार का होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा फास्फोरस, दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब इसमें भी आता है कि न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार का होता है, तो न्यूक्लियोसाइड 2 प्रकार का होता है। एक आता है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। डीएनए में किस तरह का शुगर पाया जाता है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। आरएनए में किस तरह का शुगर पाया जाता है, तो आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है, जिसको हम आरएनए कहते हैं। और डीएनए का सबसे मुख्य भाग यानी मुख्य बेस क्या है, तो डीएनए का सबसे मुख्य बेस होता है नाइट्रोजन बेस। इसको कह दीजिए नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं? नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और दूसरा पाइरिडामिन। प्यूरिन को हम क्या कहते हैं, तो प्यूरिन को हम एडेनिन ग्वानिन कहते हैं। ठीक है, और पाइरिडामिन को हम क्या कहते हैं, तो पाइरिडामिन को हम थाइमिन और साइटोसिन कहते हैं। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, तो एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ग्वानिन और साइटोसिन में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, तो ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम आपको लेकिन यदि हमें डायग्राम को समझना हो डीएनए कैसे बनता है, इसका संरचना सूत्र किस तरह से होता है, तो समझिए ध्यान से, इसी पर आप समझ जाइएगा। तो देखिए डीएनए का निर्माण जो होता है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से होता है। बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं, इसलिए हम जो बहुत ज़्यादा में होता है उसको हम पॉली कहते हैं। जैसे इथिन को हम बहुत सा इथिन एक साथ कलेक्ट कर दे तो उसको हम पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बहुत से आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, पॉली। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए जो हमारा बना होता है किससे बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, यानी डीएनए हमारा 2 प्रकार के होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स, दूसरा होता है फास्फोरस। तो फास्फोरस यहीं ख़त्म हो जाता है। और न्यूक्लियोसाइड्स जो है ना, न्यूक्लियोसाइड 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। देखिए शुगर मैंने मतलब चीनी नहीं, इसमें अलग तरह का शुगर होता है। जैसे डीऑक्सी शुगर होता है और दूसरा राइबोज शुगर होता है। अब यहाँ से देखिए डीऑक्सी और राइबोज शुगर जो है यहीं ख़त्म हो जाता है। नाइट्रोजन बेस मेन भाग है डीएनए का। तो डीएनए का मेन भाग कौन है, तो नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पाइरिडामिन। अब देखिए प्यूरिन को हम शॉर्टकट में, प्यूरिन में क्या पाया जाता है, तो प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन पाया जाता है, शॉर्ट में लिख दिया। और पाइरिडामिन में पाया जाता है थाइमिन और साइटोसिन। देखिए याद करने का ट्रिक है, क्वेश्चन पूछता है बार बार और बच्चा सब इसमें ही गड़बड़ा जाता है कि प्यूरिन में क्या क्या पाया जाता है, तो प्यूरिन में एजी पाया जाता है, शॉर्ट में कहेंगे एजी यानी एडेनिन ग्वानिन। और पाइरिडामिन में क्या पाया जाता है, तो टीसी यानी थाइमिन और साइटोसिन। समझ गए ना, एडेनिन इसी चीज़ों को हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के तौर पर। एडेनिन और थाइमिन में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तो एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ग्वानिन और साइटोसिन में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तो ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे हम आपको समझा दें, याद रखने का ट्रिक होता है एटीजीसी। ए मतलब होता है एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन, टी मतलब थाइमिन और सी मतलब साइटोसिन। तो एटीजीसी, एटी में डबल बॉन्ड और जीसी में ट्रिपल बॉन्ड, यानी एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहाँ से देखिए एडेनिन और ग्वानिन मिलके हैं प्यूरिन बनाते हैं और थाइमिन और साइटोसिन मिलके पाइरिडामिन बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि एडेनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटोसिन में से किसको हटाकर उसके स्थान पर यूरेसिल को कर दिया जाता है तो आरएनए बन जाता है, तो थाइमिन। देखिए थाइमिन को हटाकर उसके स्थान पर यूरेसिल को रख दिया जाता है तो वह आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, डीएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या पाया जाता है, तो डीएनए के नाइट्रोजन बेस में थाइमिन पाया जाता है। कहने का मतलब है डीएनए में क्या होता है, देखिए एडेनिन एटीजीसी, तो एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखिए तो यहाँ एडेनिन और ग्वानिन में मिलके क्या बना लेता है, प्यूरिन बना लेता है, प्यूरिन। और यहाँ थाइमिन और साइटोसिन मिलके क्या बना लेता है, प्यूरेडिमिन,
प्योर एडेनिन पाया जाता है। ठीक है, यदि हमारा इस वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक है, यदि अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जबकि मैं दूसरा वीडियो आप डालूँगा तो आप लोगों के पास पहुँचेगा। ठीक है, इसलिए इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।